नमस्कार, मैं हूँ पूनम यादव और स्वागत है आपका हमारे चैनल सुशीला एजुकेयर में। आज का हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं मतलब कि वो सब स्पेशल थिंग्स जो कि हमारे संविधान को दूसरे देशों के संविधान से अलग करती है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है, सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा। सेकंड इसकी विशेषता है वो है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। थर्ड है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। फोर्थ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिफ्थ है वो है एकल नागरिकता। सिक्स्थ है वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। सेवंथ संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। इसी तरह एट्थ है वो है संविधान की सर्वोच्चता। नाइन्थ है वो है संसदीय शासन प्रणाली। टेंथ है मूल अधिकार, कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व। और 11th है त्रिस्तरीय शासन। इसको हम लोग विकेंद्रीकृत व्यवस्था भी बोलते हैं। इसके बाद 12th है आपात उपबंध, मतलब कि आपातकालीन में जो इमरजेंसी लगती है जब राष्ट्र में, कंट्री में, तब कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं वो सब। उसके बाद 13th है पंथ निरपेक्ष राज्य। तो ये सब के सब हम लोग इनको पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट विशेषता है वो है सबसे लंबा लिखित संविधान, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारत का संविधान है वो विश्व में सबसे लंबा है। और उसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो हमारा संविधान है, इसमें जब संविधान हमारा बना था, स्टार्टिंग में मूल संविधान था, उसमें 395 आर्टिकल्स थे। इसके साथ ही 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, मतलब कि 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। फिर इसमें संशोधन होता गया। संशोधन का अर्थ होता है परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन। तो इसमें संशोधन होकर वर्तमान में जो हमारे आज 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद सेकंड जो विशेषता है वो है विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया, अडोप्टेड बाय वेरियस सोर्सेज। हमारा जो भारतीय संविधान है वो डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है, मतलब कि कई देशों से लिया गया है। तो स्रोत है, सोर्स है, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। आंतरिक का मतलब कि जो जो हमारे सोर्स हैं, जो मतलब संविधान का जो भाग है, इनमें से कुछ जो भाग है वो आंतरिक, मतलब हमारे ही जब अंग्रेजों का शासन था तब उन्होंने कुछ अधिनियम बनाए थे, वो एज इट इज़ ले लिए गए हैं। वो सब क्या आएंगे? आंतरिक में आएंगे। वहीं बाह्य मतलब कि जो दूसरे देशों से लिए गए हैं, जैसे कि यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। इसके अलावा जो थर्ड हमारी जो स्पेशल फीचर है, जो थर्ड विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की, वो है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। मतलब कि इसका अर्थ क्या हुआ? अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि नम्यता होता है कि लचीला होना और अनम्यता होता है कि कठोर। तो हमारा जो संविधान है वो तो ना ही तो लचीला है और ना ही क्या है, कठोर है। इन दोनों का मिक्सचर है, मतलब कि इन दोनों का मिश्रण है। कठोर किस तरह से नहीं है और लचीला किस तरह से नहीं है? कठोर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा भारतीय जो संविधान है उसमें काफ़ी सारे संशोधन किए जा चुके हैं। तो संशोधन मतलब कि परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे कि 44वां संविधान संशोधन है, उसमें क्या किया गया है? उसमें संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या किया गया है? उस मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है 24वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी तरह अगर ये कठोर होता तो इसमें क्या होता है कि परिवर्तन, संशोधन नहीं किए जा सकते थे। और ना ही इतना लचीला है कि सब कुछ बदल दिया जाए, क्योंकि जो हमारा संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदला जा सकता। तो इसीलिए ना ही तो ये लचीला है और ना ही ये कठोर है। इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का मिश्रण है। फोर्थ जो हमारे संविधान का जो बेसिक जो फीचर है, जो विशेषता है, वो ये है कि एकल नागरिकता है हमारे संविधान में, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? सिंगल सिटीजन का अर्थ होता है कोई भी, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है,
तो ये व्यक्ति भारत का नागरिक है, ठीक है। और अगर हमारे देश की नागरिकता तो है ही इसके पास, और मान लीजिए ये यूएसए की नागरिकता ले लेता है, तो अगर इस व्यक्ति ने यूएसए की नागरिकता ले ली तो ये भारत की नागरिक नहीं रहेगा, भारत की नागरिकता इसकी समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत के अलावा किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो उसका जो नागरिकता है भारत की, वो स्वतः ही उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अंदर ही सेकंड जो पॉइंट है वो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसमें हमारे जो संविधान है उसमें नागरिकता के प्रावधान किसमें किए गए हैं, जो हमारा संविधान है भारतीय, उसके भाग 2 के जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है उसमें नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय नागरिकता है वो किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा क्या होता है कि वह कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है जन्म द्वारा, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बर्थ है वो भारत में हुई है और उसके माता पिता भारतीय हैं, तो क्या होगा, वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। उसके अलावा ये भी हो सकता है जन्म द्वारा, मतलब कि माँ या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति अगर भारतीय हुआ तो भी वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। उसके अलावा क्या है, वंश कर्म द्वारा, मतलब कि मान लीजिए ये तो हो गया जन्म, और ये मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसके मम्मी और पापा, उसके माता और पिता वो विदेश में है, कहीं भी दूसरे देश में है, और वहाँ पर उस बच्चे का जन्म हो जाता है तो भी वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माता और पिता वो भारतीय है। तो वंश मतलब उसके पूर्वज, उसके मम्मी पापा भारतीय हैं इसीलिए। तीसरा होता है और रजिस्ट्रेशन द्वारा, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो 7 साल तक अगर भारत में रहता है और वो रजिस्ट्रेशन करवाता है, अपना पंजीकरण करवाता है, तो भारतीय नागरिकता उसको दे दी जाएगी। इसके अलावा है देशीकरण द्वारा, और उसके अलावा है भूभाग में सम्मिलित करके। तो भूभाग के सम्मिलित द्वारा होता है कि कोई भी एरिया है, मान लीजिए ये एक एरिया है, इसको जो है भारत है प्राप्त कर लेता है, तो इसके अंदर जो भी जितने भी व्यक्ति होंगे वो उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। वो होता है कि भूभाग में सम्मिलित द्वारा। फिफ्थ जो हमारा जो 5वां पॉइंट है, जो 5वीं विशेषता है, वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका क्या अर्थ हुआ कि सार्वभौमिक मतलब जैसे कि जो भी हमारा भारतीय नागरिक है हमारे देश का, उसकी आयु है वो 18 वर्ष हो चुकी है, तो उसे जाति, धर्म, लिंग इन सब के आधार पर उसको ये नहीं कह सकते कि आप वोट नहीं डाल सकते। जो भी भारतीय नागरिक हो और उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उसको मतदान का अधिकार होता है। ये हमारे संविधान में कहा गया है, संविधान की इसकी विशेषता है 5वीं। इसमें क्या है, एक नोट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में आता है कि जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर और 18 कब की गई, तो ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मतदान की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 6 जो हमारा पॉइंट है वो है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका एंड इंडिपेंडेंट एंड फेयर जुडिशियरी। इसका क्या अर्थ हुआ, जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ और आज फिर से बता रही हूँ। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, तो उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इनका जो न्यायपालिका के जो 3 स्तर हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। जो हमारा जो न्यायपालिका है वो सबको समान समझती है, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे गरीब से गरीब कोई व्यक्ति हो। राष्ट्रपति है वो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति होता है, फिर भी उसको अगर वो हमारे संविधान का उल्लंघन करता है, कानूनों का उल्लंघन करता है, कानूनों को तोड़ता है, तो उसको
आर्टिकल 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो जो हमारा सबसे देश का जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो देश का प्रथम व्यक्ति होता है, उसी को भी हटाया जा सकता है महाअभियोग के द्वारा, अगर वो कानून का उल्लंघन करता है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संविधान की विशेषताओं में न्यायपालिका है वो निष्पक्ष होती है। उसके लिए राष्ट्रपति हो, चाहे कोई बिल्कुल ही गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सभी बराबर होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। 7वां जो पॉइंट है वो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका क्या अर्थ हुआ? जो हमारी संसद है और जो हमारी न्यायपालिका में है, हमारी संसद और न्यायपालिका, इन दोनों में बहुत ही बेहतरीन समन्वय है, बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, मेल मिलाप है। वो किस तरह से है मेल मिलाप? सबसे पहले जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू करता है, न्यायिक समीक्षा करता है। किस तरह से? अगर मान लीजिए संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कि असंवैधानिक है, जो संविधान के जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है, जो कि सही नहीं है, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये शक्ति होती है कि वो न्यायिक समीक्षा करके उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दे, मतलब कि गैर कानूनी घोषित कर दे, और उसको अवैध घोषित कर दे, मतलब उसको हमारा कानून न माने। इसी तरह से संसद के पास भी शक्तियाँ होती है। उसके पास संवैधानिक शक्ति क्या होती है कि अगर कोई कानून बनाना है, वो पहले से कोई भी कानून है, कोई भी अधिनियम है, तो उसमें क्या कर सकती है? उनके भागों में कोई भी कानून अधिनियम है, उनके भागों में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। इसी तरह मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी और संसद में भी एक बेहतरीन मेल मिलाप दिखता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट है वो संसद के ऊपर, अगर उसने कोई कानून असंवैधानिक कानून बना दिया तो उसको अवैध घोषित कर देगा। वहीं संसद है वो पहले से जो कानून बनाए हुए हैं, पहले से जो संविधान में अधिनियम बनाए हुए हैं, वो अगर उसमें बदलाव चाहिए उनको, तो फिर वो संशोधन करके उनमें बदलाव कर सकते हैं। 8वां जो हमारा पॉइंट है वो है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब जो हमारा संविधान है देश का, वो सर्वोच्च कानून है। इसमें सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सरकार की जो शक्तियां हैं उनको निर्धारित किया गया है और उन पे सीमाएं लगाई गई हैं, लिमिटेशंस लगाई गई हैं, तो उनको उन सीमाओं के अंदर रहकर ही कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान है वो हमारे देश में सर्वोच्च है। जितना भी हमारी संसद ने कानून बनाए हैं वो, और जो राष्ट्रपति है उसने अध्यादेश जारी किए हैं वो अगर कोई भी हमारे देश के संविधान के आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध हुए, अगर उनका अगर उल्लंघन कर रहे हैं, तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर देगी, मतलब कि उनको कानून के रूप में नहीं मानेगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि संविधान है वो सर्वोच्च है। 9वां जो हमारा पॉइंट है वो है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारी जो भारत की संसद है, हमारे जो भारतीय संविधान है, उसकी ये विशेषता है कि उसने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई हुई है। और जो ये संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। ये भी SSC में भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि जो संसदीय शासन प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है, और जो राष्ट्रपति देश का, और जो राज्यपाल है, गवर्नर है, जो हर स्टेट में होता है, वो ये दोनों क्या होते हैं? नामात्र के प्रधान होते हैं। और जो वास्तविक जो प्रधान होता है वो होता है हमारे प्रधानमंत्री देश के, और मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं स्टेट के। 10वीं जो हमारे संविधान की विशेषता है वो ये है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं व नीति निदेशक तत्व हैं। मूल अधिकार का क्या अर्थ हुआ? हमारे संविधान में हर मतलब कि हमारे व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि
वो अधिकार हमारे हर भारतीय व्यक्ति को प्राप्त हैं, जैसे कि बोलने का अधिकार। जो हमारा संविधान है उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसके अलावा जो हमारे मूल जो कर्तव्य हैं वो भी सब भारतीय संविधान में दिए गए हैं। वो कहाँ है? वो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मूल कर्तव्य से क्या अर्थ है कि जो कर्तव्य है हमारा देश के लिए, वो सब मूल कर्तव्य में आते हैं, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। जैसे कि हर भारतीय को हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से काफ़ी सारे मूल कर्तव्य हैं जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। इनकी भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके अलावा भी नीति निर्देशक तत्व है, वो भी दिए गए हैं हमारे संविधान में। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो कि मतलब कि सरकार को अगर कोई भी नियम कानून बनाती है तो जिन जिन तत्वों का, जिन जिन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए, वो सब नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किए गए हैं। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मूल कर्तव्य है, वो हमारे मूल संविधान है। मतलब कि जब हमारा संविधान बना था उसमें उसका उल्लेख नहीं था। ये मूल कर्तव्य है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भाग 4 कै जोड़ा गया था, तब ये मूल कर्तव्य लिए गए थे। इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार जो एग्ज़ाम्स में आता है कि जो मूल कर्तव्य है वो हमारे मूल संविधान में उल्लेख है उनका, तो उसका आंसर होगा नहीं। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि मूल कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद जो हमारा 11th है पॉइंट है, जो 11th जो विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की, वो है त्रिस्तरीय व्यवस्था या फिर विकेंद्रीकृत व्यवस्था। देखिए, 3 टायर गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। 2 तरह की व्यवस्था होती है, एक तो होती है केंद्रीयकृत और दूसरी होती है विकेंद्रीकृत। तो जो विकेंद्रीकृत में क्या होता है, इसमें क्या होता है, केंद्रीयकृत में जो शक्तियां हैं वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। मतलब 1 या 2 इस तरह से शक्तियों को जो है बांटा नहीं जाता। और वही विकेंद्रीकृत में क्या होता है, शक्तियों को, पावर्स को है वो बांट दिया जाता है डिफरेंट पर्सन्स को, विभिन्न व्यक्तियों को। इसी तरह से हमारा जो संविधान है उसकी व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं दी गई है, विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में बांट दी गई है। इसीलिए विकेंद्रीकृत मतलब कि बांटी हुई व्यवस्था है कई व्यक्तियों के हाथों में। त्रिस्तरीय व्यवस्था का अर्थ हुआ कि इसमें 3 स्तर होते हैं, केंद्र होता है, राज्य होता है और स्थानीय स्तर होता है। इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा होता है, इसीलिए वे विकेंद्रीकृत व्यवस्था होती है। वहीं केंद्रीकृत में क्या होता है, एक ही व्यक्ति के पास होता है। और इसकी एक अलग और विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, विकेंद्रीकृत मतलब शक्तियों को बांटा है, ऐसा हमारे ही संविधान में है और विश्व के, पूरी दुनिया के किसी भी संविधान में विकेंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो 12वें जो हमारे संविधान की विशेषता है वो है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। इसका क्या अर्थ हुआ, जो हमारे देश है उसकी एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए, मतलब कि उसको एकता के एक धागे में पिरोए रखने के लिए, उसके लिए इमरजेंसी के प्रोविजंस किए गए हैं, आपात के उपबंध किए गए हैं ताकि हमारे देश में एकता रहे। इसी तरह से जो आपातकाल की स्थिति में उनके मौलिक अधिकार हैं, वो कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। इसलिए छीन लिए जाते हैं देश की एकता के लिए, अखंडता को और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए। तो जो हमारे देश में आपात उपबंध है वो है राष्ट्रीय आपात, वो अनुच्छेद 352 में है। उसके अलावा राष्ट्रपति शासन वो अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपात जो कि अनुच्छेद 360 में। इसको याद करने का तरीका है, 352 में जो राष्ट्रीय आपात है, फिर उसके बाद उसमें 4 ऐड कर देंगे तो 356 हो जाएगा जो कि राष्ट्रपति शासन है, प्लस इसमें 4 फिर से ऐड कर देंगे तो वित्तीय आपात हो जाएगा।
तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस इसमें से आते हैं कि राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वहीं राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वित्तीय आपात क्या होता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या फिर ये तीनों दे देते हैं और इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं कि इन तीनों में से कौन सा एक आपात उपबंध के अंतर्गत नहीं आता। जैसे कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति आपात, वित्तीय आपात, तीसरा दे देंगे स्थानीय आपात। जो स्थानीय आपात है वो सही टिक हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय आपात हमारे जो आपात उपबंध के अंतर्गत नहीं आता। 13वीं जो हमारी संविधान की विशेषता है वो है पंथ निरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। राज्य का अर्थ होता है सरकार। यहाँ पे पॉलिटी में जो हमारा भारतीय संविधान है, यहाँ पर राज्य का अर्थ सरकार होता है, या फिर सरकार के जितने भी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी हैं वो है, या सरकार की संस्थाएं हैं वो है, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो पंथ निरपेक्ष राज्य है हमारी जो सरकार है, हमारा जो देश है वो है, हमारा देश भी राज्य के अंतर्गत ही आता है भारतीय संविधान में। तो इसका क्या अर्थ हुआ, पंथ निरपेक्ष का अर्थ हुआ कि जो हमारा देश है, जो हमारा भारत देश है, इसमें क्या है कि इसमें सभी धर्मों को समानता दी गई है, सभी धर्मों को समान माना गया है और सभी धर्मों को उसकी उपासना, चाहे वो किस तरह से भी उसकी उपासना करे। मुस्लिम है वो किसी भी तरह से अपनी उपासना करें, वहीं हिंदू धर्म है वो मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम धर्म है वो मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर अपनी उपासना करते हैं। तो इस तरह से सभी की जो धर्म है उनको सम्मान किया जाता है, सभी समान हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य है हमारा भारत देश। हमारी जो संविधान की जो विशेषता है 13वीं, वो ये है कि सरकार कोई भी ऐसी नीति नहीं अपना सकती जिससे क्या हो, किसी भी धर्म के लिए वो भेदभावकारी हो, किसी भी धर्म में जिससे कि भेदभाव हो। कोई भी ऐसी नीति नहीं अपना सकती जो कि हिंदुओं को ज़्यादा सहयोग करती हो या फिर मुस्लिम वर्ग को ज़्यादा सहयोग करती हो। इस तरह से कोई भी नीति नहीं अपना सकती, सभी को समान रखे, सभी को समानता के साथ व्यवहार करें। पंथ निरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 1976 में हमारे भारत की प्रस्तावना है, जो भारत का जो प्रियम्बल है उसमें जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।